तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि केजिन और हेवनली केओस पाथ के सक्सेसर शियांग टियान के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर इत्तेफाक से ज़ाओ चेन भी उसी सिटी में आ चुका था। उसने देखा कि इस बंदे के पास स्काई पियर्सिंग स्पीयर है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसलिए अब ज़ाओ चेन भी इस बैटल में कूद पड़ा। उसे देखकर ही केजिन वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा कभी भी उसका गेम ओवर कर देगा। वहीं पर ज़ाओ चेन ने शियांग टियान को तगड़ी टक्कर देते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है और यहाँ पर ज़ाओ चेन को उसका स्पीयर हासिल हो गया। मगर शियांग टियान के डिवाइन डेविल विंग्स के लिए उसे फॉलो करते हुए एक सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ पर शियांग टियान तो नहीं था, मगर एक एल्डर से उनकी मुलाकात हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी एल्डर को देख पाते हैं, जो कि ज़ाओ चेन को बता रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। वेल ये है डोंगचू स्टेट के ओल्ड मॉन्स्टर। पिपीलोंग तो उन्हें देखते साथ ही पर्दे के पीछे जाकर छुप गया था। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर वांग से उनके ग्रैंडफादर के बारे में पूछने लगे। वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा से मिले हुए एक अरसा बीत गया। अब ये सुनकर वांग भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो ओल्ड मॉन्स्टर से बताते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं डोंगचू स्टेट के एम्परर का एंसेस्टर हूँ और तुम्हारे ग्रैंडफादर से मेरी पुरानी दोस्ती है। जो सुनते साथ ही वांग ने ओल्ड मॉन्स्टर को ग्रीट किया और अब ओल्ड मॉन्स्टर सीधा मुद्दे पर आ गए। वो कहते हैं कि हमारे डोंगचू स्टेट की पिंगयांग सिटी में एक ट्रेजर अपीयर होने वाला है, तुमने तो उसके बारे में सुना ही होगा। ज़ाओ चेन तुम्हें पैलेस के नीचे की अंडरग्राउंड टूम तो याद ही होगी, जिसे हम दोनों ने एक साथ एक्सप्लोर किया था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये जादुई ट्रेजर उसी टूम से बिलोंग करता होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से अंडरग्राउंड गया ताकि उस ट्रेजर के जमीन पर अपीयर होने से पहले ही उसे हासिल कर लूं। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर किसी ने एक नया बैरियर सेटअप किया है, उसमें से डिवाइन और डिमोनिक की दोनों पावर्स रिलीज हो रही थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं ये किसी डीमन का रिजरेक्शन तो नहीं है। तो मैंने उस बैरियर में एंटर करने की पूरी कोशिश की, मगर कोई तो था जो मुझे बार बार रोकने लगा। और यकीन मानो वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वो जो कुछ भी बोल रहा था उसी से मुझे काफी गहरी चोट आई, जिस पर ज़ाओ चेन कह रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता। उस बंदे ने आप पर अटैक भी नहीं किया, मगर उसके कुछ मंत्रास के पढ़ने की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो गई। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर कहते हैं कि मुझे तुमसे झूठ बोलने के लिए कोई रीजन नहीं, दरअसल मेरी पावर अब कम हो रही है, साथ ही साथ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांगने यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो ट्रेजर अपीयर हो जाए तब तुम हावी बो को होल्ड करो, साथ ही तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर्स भी मुझे उधार देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्रूशियल मौके पर हमारे कई सारे दुश्मन डोंगचू स्टेट पर अटैक कर सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग रॉयल फैमिली को नुकसान पहुँचाए, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हालांकि ज़ाओ चेन को ओल्ड मॉन्स्टर की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो बस एक बहाना है, उस ट्रेजर का यूज करके अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना ही तुम्हारा गोल होगा। तो अब ज़ाओ चेन उन्हें पोलाइटली मना करते हुए कहने लगा कि मैं इस मिशन पर आपका साथ नहीं दे सकता। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि पावरफुल कल्टिवेटर्स का मुकाबला कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर उसे समझाने लगे कि तुम खुद को कमजोर मत बोलो, तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे खून के एक कतरे से ही हावी वो अपनी अनलिमिटेड पावर को अनलिश कर सकता। इनफैक्ट एक छठी रैंकिंग वाला मास्टर भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। मगर फिर भी ज़ाओ चेन ने उन्हें मना कर दिया। वो कह रहा था सीनियर, शायद आपको पता नहीं, अब मैं पहले से काफी ज्यादा कमजोर बन चुका हूँ। अब यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर भी समझ गए कि ज़ाओ चेन ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसे जरूर से कोई न कोई रिश्वत देनी पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत ही हावी बो को समन कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि अगर इस बार तुमने मेरा साथ दिया तो ये हावी बो तुम्हारा हो जाएगा, फिर मैं कभी ये बो तुमसे छीनूंगा नहीं, तुम इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख सकते हो। यहाँ पर ज़ाओ चेन दिल ही दिल में कहने लगा कि पिछली बार इस बुड्ढे ने जानबूझकर ये हावी बो मुझसे छीन लिया था, शायद वो इसीलिए ताकि आगे चलकर ये मुझे ब्लैकमेल कर पाए। अब ज़ाओ चेन अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी ओल्ड मॉन्स्टर ने उस बो को गायब कर दिया। वो कह रही थी ज़ाओ चेन, तुम्हारे पास अच्छा मौका है अपने हावी बो को वापिस पाने का, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना। मैं चाहता हूँ कि कल ही तुम हमारे पैलेस आओ। अब उनके वहाँ से जाने के बाद पिपीलोंग भी बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि इस बुड्ढे की शक्ल को देखकर ही मैं पहचान गया था, क्यों यहाँ पर अच्छे इरादों के साथ तो नहीं आया था। वहीं पर वांग ज़ाओ चेन से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम उस एल्डर की मदद करना चाहोगी? जिस पर ज़ाओ चेन कह रहा था कि इन कुछ दिनों में मैंने कई सारे पावरफुल लोगों से पंगे लिए, तो अगर मेरे पास हावी बो रहा तो मैं आसानी से उनका मुकाबला कर सकता हूँ। यहाँ पर ज़ाओ चेन दिल ही दिल में कहने लगा कि साथ ही मैं उस एंशिएंट टूम को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ताकि
ताकि मुझे भी पता चले कि वहाँ पर कौन सा सीक्रेट दफन है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चर्च ऑफ लाइट दिखाया गया। दरअसल ये लोग गॉड ऑफ लाइट की पूजा करते थे और आज यहाँ के सीनियर पोप जोनस की मौत हो चुकी तो उनका दोस्त उनके लिए प्रेयर्स करने लगा। वो कह रहे थे कि तुमने हमेशा काइंडनेस और राइचसनेस को फॉलो करते हुए सबकी मदद की, इसलिए हमारे लॉर्ड तुम्हें अपने पास जगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हेवनली realm में जाने के बाद तुम्हें शांति मिले। मगर उतने में वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगी, जिसे देखकर ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद स्टैचू से एक लाइट रिलीज होकर सीधे जोनस की बॉडी में एंटर करने लगी और फिर जोनस भी दोबारा से अवेकन हो गया। ये सब देखकर तो उसका दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। यहाँ पर जोनस उन सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपने दोस्त से कहने लगे कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दरअसल इस मॉर्टल realm में मेरा एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है, इसलिए तो ग्रेट वॉर गॉड ने मुझे दोबारा से जिंदा किया ताकि मैं इस काम को अंजाम दे पाऊँ। और हाँ, एक बात और, तुम ये राज किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वॉर गॉड खुद ऊपर से तुम पर डिवाइन पनिशमेंट बरस देंगे। इतना कहते साथ ही जोनस बड़ी तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो गया। आप सीन शिफ्ट होकर हमें इसी चर्च ऑफ लाइट का गुआंगमिंग हॉल दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा अपने पोप को बता रहा था कि हमारे दो वॉरियर्स कामिला और आर्मी इस मौत के बाद दोबारा से रिजरेक्ट हो गए। हमने उनकी फैमिली को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो ये बात किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर पोप जोनस तुरंत इन दोनों से मिलने चले गए। वो कैमिला और आर्मी से कह रहे थे कि अब हमने सीधे डोंगचू स्टेट की तरफ रवाना होना है। वही दूसरी तरफ हम प्रिंसेस यून और चेंजी को देख पाते हैं। दरअसल प्रिंसेस यून चेंजी को घुमाने लाई थी और वो भी शेनलान अकेडमी के एल्डर्स को बिना बताए। यून उससे कह रही थी, चेंजी अगर ये बात एल्डर्स को पता चली कि तुम मेरे साथ आई थी तो वो लोग मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जिस पर चेंजी कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर उन एल्डर्स ने कुछ कहा तो मैं सीधे जाकर उनकी दाढ़ी खींच लूंगी। अब ये लोग आगे बढ़ी रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी कैमिला, जोनस और आर्मिस पर। जोनस कह रहे थे कि इन दोनों की बॉडी से मुझे बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रही। वहीं पर चेंजी ने तुरंत ही इन्हें पहचान लिया। वो प्रिंसेस यून को बताती है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स इन्हें कंट्रोल कर रही, बल्कि मेरे ख्याल से ये लोग जिंदा भी नहीं है। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यून तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो अपने टाइगर को हुक्म देती है कि जल्दी से हमें सिटी ऑफ फ्रीडम की तरफ लेके चलो। मगर उतने में ही कैमिला ने शाव्यून टाइगर पर हमला कर दिया, जिसमें यून भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। साथ ही यहाँ पर चेंजी को गॉड ऑफ लाइट के विजन्स नजर आने लगे, मगर वो यून को कुछ बता पाई इससे पहले जोनस ने उसे कैप्चर करने का हुक्म दिया। तो कैमिला ने तुरंत ही अपने हेवनली प्रेशर को रिलीज करते हुए यून को सप्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यून के होते हुए वो लोग चेंजी को ट्रैप नहीं कर सकते। यहाँ पर यून बुरी तरह से घायल हो गई और चेंजी अचानक से बेहोश हो जाती है। हालांकि चेंजी की बॉडी अपने आप हवा में फ्लोट करने लगी, साथ ही उसके आसपास एक फायर फ्लावर क्रिएट हो चुका था। और फिर जैसे उसने अपने ऑरा को रिलीज करना शुरू किया, वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। चेंजी की पावर्स को देखकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा हैरान थे। जोनस कह रहा था कि हम अपने मास्टर के प्लान को ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से हमने पीछे हटने में ही भलाई होगी। इतना कहते साथ ही वो तीनों वहाँ से भाग निकले। इधर चेंजी भी कमजोर होकर नीचे आ गई। वो यून को बता रही थी कि शायद ये लोग आपके डोंगचू स्टेट की तरफ रवाना हो गए। मेरे ख्याल से आपका डोंगचू एम्पायर अब खतरे में है। जिस पर यून कह रही थी कि मैं तुम्हें अकेडमी में छोड़कर डोंगचू के लिए रवाना हो जाऊंगी, मुझे जल्दी से इसके बारे में फादर को रिपोर्ट करनी होगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डोंगचू स्टेट की रॉयल लाइब्रेरी दिखाई गई, जहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचेन को लेकर पहुंच चुका था। वो कहता है कि आज हम दोनों मिलकर उस एंशिएंट टॉम को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे। ज़ाओचेन कह रहा था कि मैं चाहता हूँ आप अपने वादे को पूरा करो, जैसे ये मिशन कंप्लीट होगा हावी वो मेरे पास आ जाना चाहिए और तब तक मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अब यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर एक सीक्रेट चेम्बर को ओपन करते हुए सीधे अंडरग्राउंड में पहुंच गए, जहाँ पर इनके सामने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर सेटअप था। ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचेन को बताते हैं कि देखो पहले यहाँ पर कुछ नहीं था और अब अचानक से मिस्टीरियस बैरियर क्रिएट हो गया। पिछली बार तो ये बैरियर मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैं बाल बाल बच गया और इस बार भी उस बैरियर ने उन्हें घायल करके काफी पीछे पुश कर दिया। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर ज़ाओचेन से कह रहे थे कि तुम्हारे पास डिवाइन और डीमन ये दोनों ब्लड लाइन मौजूद है, मेरे ख्याल से बस तुम इस बैरियर को ओपन कर सकते हो। इस प्रोसेस में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर कोई नहीं, मैं अपनी कुछ पावर्स तुम्हारे अंदर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर ज़ाओचेन इस बैरियर को टच करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि ये बैरियर काफी ज्यादा खतरनाक होगा। मगर ओल्ड मॉन्स्टर उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगा हावी वो को हासिल करना इतना आसान
आसान है ना बच्चे, तुम्हें बिना मेहनत के वो नहीं मिलने वाला। जो सुनते साथ ही जाओचन भी इसके लिए राजी हो गया। वो किसी भी कीमत पर हावी बो को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर तुरंत ही अपनी पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर करने लगा और फिर उन्हीं की मदद के साथ जाओचन उस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अब ऐसा करते साथ ही जाओचन को कुछ विजन्स नजर आने लगे। वो एक बैटल ग्राउंड पर पहुंच चुका था जहाँ पर एक बहुत ही भयानक जंग चल रही। हर तरफ बस तबाही का ही मंजर था और उतने में एक सिपाही उस पर अटैक कर देता है। मगर जाओचन की फिजिकल बॉडी वहाँ पर ना होकर उसकी सोल थी, जिसके चलते उस सिपाही के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। और अब थोड़ी देर में उन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी से बहुत ही इवल एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे जाओचन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक डिमोनिक वॉरियर पहुँच गया, जो कि यहाँ मौजूद सिपाहियों की सोल्स को अपने बैनर के अंदर ट्रैप करने लगा। और अब देखते ही देखते उन सारी सोल्स ने स्केलेटन का फॉर्म ले लिया। वो मॉन्स्टर सब बड़ी तेजी के साथ जाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर अगले ही पल जाओचन वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि वो उस टूम में पहुंच चुका था। अब यहाँ पर उसे एक जायंट हैंड नजर आया, तो जाओचन ने जाकर उसे टच करने की कोशिश की और उसके ऐसा करते साथ ही वो एक और इल्यूजन में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे एक शैडो नजर आने लगी। साथ ही साथ उसे किसी की आवाज आ रही थी। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर के साथ साथ डिमोनिक पावर भी मौजूद है, तो तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं खुद की मर्जी से यहाँ पर सील्ड हुआ था। वही एंशिएंट बॉडी है जो कुछ टाइम पहले जाओचन और ओल्ड मॉन्स्टर ने देखी थी। जाओचन ने नोटिस किया कि इस बंदे की एक साइड डिवाइन है और दूसरी है डिमोनिक, मगर वो उसे ठीक से ऑब्जर्व कर पाई। इससे पहले जाओचन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सीधा घुटनों पर आ चुका था। यहाँ पर जाओचन अपने डिफेंसिव पावर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता और अब बुरी तरह से घायल होने के बाद फाइनली वो उस इल्यूजन से बाहर आ गया। वो ओल्ड मॉन्स्टर को बता रहा था कि यहाँ पर डिवाइन और डिमोनिक के दोनों पावर्स मौजूद हैं। साथ ही मुझे एंशिएंट बैटल ग्राउंड का एक भयानक नजारा दिखाया गया और फिर आखिर में मैंने उस फिगर को देखा जिसके पास डिवाइन और डिमोनिक के दोनों पावर्स मौजूद हैं। ओल्ड मॉन्स्टर उससे पूछ रहे थे कि बताओ क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ और नजर आया? तो जाओचन उन्हें तुरंत ही उस जेड हैंड के बारे में बता देता है। वो कहने लगा कि वो जेड हैंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब था। उसे छूते साथ ही मुझे भयानक पेन को महसूस करना पड़ा। अब इस जेड हैंड का जिक्र सुनते ही ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो कहते जाओचन मेरे ख्याल से यही वो मिस्टीरियस ट्रेजर है जो कि कुछ ही दिनों में अपीयर हो जाएगा। लास्ट टाइम फुल मून के वक्त बहुत ही गजब का फिनोमिना अपीयर्ड हुआ था। पूरे आसमान में बहुत ही तेज रोशनी फैल चुकी थी और मेरे ख्याल से अब 5 दिनों के बाद दोबारा से फुल मून होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसी वक्त ये ट्रेजर अपीयर होगा। ये इतना ज्यादा भयानक है कि एक बार फिर से हमारी कल्टीवेशन की दुनिया में क्यास मचेगा। वैसे भी किसी भी कल्टीवेटर को पावरफुल ट्रेजर की जरूरत होती, तो इस मौके को कोई हाथ से नहीं जाने देगा। जल्दी दुनिया के हर एक कोने से पावरफुल वॉरियर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसी दिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम दोनों को मिलकर उन सभी मास्टर्स का मुकाबला करना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हावी बो को अभी के अभी तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि तुम इस डिवाइन ट्रेजर के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पाओ। बस एक बात याद रखो, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उस वक्त तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इतना कहते साथ ही उन्होंने जाओचन की तरफ उसका हावी बो पास कर दिया। जाओचन अपने हावी बो को दोबारा से हासिल करने के बाद काफी ज्यादा खुश था। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर उससे कहने लगे कि अब तुम्हें होटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं। पैलेस में जो तुम्हारा पुराना कमरा था वहीं पर मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है। इसलिए अब जाओचन तुरंत ही अपने उस कमरे की तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था कि जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बदल तो मैं गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब थोड़ी देर बाद जाओचन पैलेस के गार्डन की तरफ रवाना हो गया। उसने देखा कि वहाँ पर तो कल्टीवेटर्स की भीड़ लगी है जो कि किसी को दावत में इनवाइट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने आपके लिए एक बढ़िया सा इंतजाम करके रखा है, तो प्लीज दावत में शामिल जरूर होना। वाले मेहमान कोई और नहीं बल्कि मिंग केजिन थी और उसके साथ हम प्रिंसेस यून की बड़ी सिस्टर सेंटेस शियू को भी देख पाते हैं। अब उन कल्टीवेटर्स के वहाँ से जाते जाओचन इनके सामने आ गया। सेंटेस शियू उसके पास हावी बो को देखकर ही समझ गई थी कि शायद ओल्ड मॉन्स्टर से जाओचन की ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। यहाँ पर जाओचन मिंग केजिन को देखकर हैरान था और वहीं पर मिंग केजिन भी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर जाओचन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पर शियू को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों एक दूसरे पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे। उतने में जाओचन मिंग केजिन से कहने लगा कि उस दिन की ड्यूल तो हमारी अधूरी रह गई। मुझे खुशी होगी कि अगर मिंग केजिन दोबारा से मेरे साथ मुकाबला करे। अब ये सुनकर मिंग केजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती कि पता नहीं तुम कौन से ड्यूल की बात कर रहे हो, मैंने
तो तुम्हारे साथ कभी कोई बैटल नहीं की। जो सुनते साथ ही ज़ाओ तुरंत ही अपने उस स्काई पियर्सिंग स्पीयर को समन कर लेता है, जो कि उसने हेवनली क्योस पाथ के सक्सेसर शियांग टियान को हरा के हासिल किया था। वो कह रहा था केजिन, पता नहीं तुम सेंटे शिव के सामने इतनी शर्मा क्यों रही हो, चलो जल्दी से आकर मेरे साथ मुकाबला करो। इधर केजिन का मुंह तो देखने लायक हो गया था। वो सोचती कि इस बंदे के पास हावी बो जैसा डिवाइन आर्टिफैक्ट है, और ये क्या कम था जो इसने स्काई पियर्सिंग स्पीयर को भी हासिल कर लिया। अब तो इससे पंगे लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ज़ाओ से गुस्से में पूछने लगी कि बताओ ये स्काई पियर्सिंग हेलबर्ड तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमन किंग शियांग टियान ने तुम्हारी वफादारी से खुश होकर तुम्हें तोहफा दिया? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुमने मेरे खिलाफ जाकर उसे बचाने की कोशिश की थी। जिस पर ज़ाओ कहता है कि सच बताओ तो मैं तुम दोनों को बचाना नहीं चाहता था। मेरा प्लान तो ये था कि तुम दोनों एक दूसरे को खत्म कर दो, मगर बड़ी ही अफसोस की बात है कि तुम उसके हाथों जिंदा बच गई। खैर, जब तुम मुझे देखकर डर के मारे भाग निकली थी, उसी वक्त मैंने डीमन किंग शियांग टियान का मुकाबला किया। ये सुनकर तो अब मेन केजिन को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती, ज़ाओ तुम एक नंबर के मतलबी हो। तुमने जानबूझकर मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम इस स्काई पियर्सिंग हेलबर्ड को हासिल कर पाओ। अगर तुम उस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं करते तो शायद डीमन किंग शियांग टियान मेरे हाथों मारा जाता और फिर उसका स्काई पियर्सिंग हेलबर्ड भी मेरा हो जाता। जिस पर ज़ाओ कहते, हाँ ये बात तो तुमने मैदान छोड़कर भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। खैर, अगर तुम वहाँ से नहीं भागती तो शायद हम दोनों मिलकर उसे मार सकते थे। जिस पर केजिन कहने लगे, अच्छा तो अब मैं तुम्हारा प्लान समझ गई। तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हारे साथ टीम अप होकर उस शियांग टियान का मुकाबला करूं। जिस पर ज़ाओ कह रहा था, बिल्कुल मैं भी उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो क्योस पाथ का सक्सेसर है, और तुम भी उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर शियांग टियान का काम तमाम हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन टीम अप करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि जल्द ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का सक्सेसर भी इमर्ज होने वाला है। अगर तुम तब तक शियांग टियान को मार नहीं पाई तो फिर वो दोनों मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम यहाँ पर किसी और को अपनी मदद के लिए ला सकती हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। बस कुछ ही दिनों में डोंगचू स्टेट का रहस्यमयी ट्रेजर अपीयर होगा, तो लोग उस ट्रेजर को छोड़कर भला तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? तो मैं ही तुम्हारे लिए एक बेस्ट चॉइस हूँ, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। यहाँ पर ज़ाओ दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं केजिन में जानता हूँ तुम डिमोनिक पाथ की सबसे बड़ी दुश्मन हो, उन्हें मिटाना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तो तुम मेरे इस ऑफर को मना नहीं कर सकती। और मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे तुम्हें सही मौका मिलेगा तुम मुझे मारने के लिए जरा भी कतराओगी नहीं। पता नहीं मैंने इसका कौन सा बड़ा नुकसान किया जो ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती। वहीं पर मेन केजिन भी ज़ाओ के ऑफर के बारे में सोच रही थी। वो अच्छे से जानती है कि हेवनली क्योस पाथ और पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के सक्सेसर्स का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकती, इसलिए वो तुरंत ही ज़ाओ के साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो गई। मगर उसकी एक कंडीशन थी। वो कहती है कि अगले 6 महीनों तक तुम मेरे साथ कोई झगड़े नहीं करोगे, जिसके लिए ज़ाओ भी राजी हो गया। वेल, इन दोनों का सारा डिस्कशन वांग ने भी सुन लिया था और तभी वहाँ पर केली पहुँच जाता है। ये वही बंदा है जिसके साथ वांग की कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी। वेल, इस बंदे का लुक वांग के बड़े भाई कियान लॉन्ग से मैच करता था, इसलिए पिछली बार वांग केली के सामने काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। केली उससे कह रहा था, मिस वांग कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक आइस का लोटस दिया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई और वो लोटस तब तक आपके पास रहा तो मैं आपको एक इटर्नल लोटस दूंगा। और तभी वांग को याद आता है कि उस फ्लावर को तो कमबख्त पिपी लॉन्ग ने पहले ही खा लिया था। वो खुश होकर कहने लगा कि अरे वाह, इस आइस को चबाने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा। मैंने आज तक ढेर सारे खुशबूदार फ्लावर्स खाए थे, मगर ये उनके मुकाबले काफी ज्यादा गजब है। वांग, अगर तुम्हारे पास 2-4 फूल और होंगे तो उन्हें भी दे दो, मैं उन्हें भी चबा डालूंगा। तो अब ये सारी बातें याद करने के बाद वांग केली को बताने लगी कि वो लोटस फ्लावर तो मैंने संभाल के रखा था, लेकिन हमारे ड्रैगन ने उसे खा लिया। जिस पर केली कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना वादा निभाऊंगा। और इतना कहते साथ ही उसने वांग के सामने एक बॉक्स ओपन कर दिया। वो कह रहा था कि ये है मेरा इटर्नल फ्लावर। वैसे तो ये लोटस आइस से बना है, लेकिन ये कभी डिजॉल्व नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस लोटस को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि उसे देखकर आपको मेरी याद आएगी। हालांकि वांग इस बंदे से कनेक्शन बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत ही केली का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़ी। यहाँ पर केली उसे
आवाज देकर रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी प्रिंसेस यून वहाँ पर आ जाती है और तुरंत ही उसके हाथ से इटरनल लोटस छीनते हुए कहने लगी कि ये फ्लावर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही साथ मिस वांग को बता रही थी कि इस लफंगे की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखेगा तुरंत ही उसके सामने अपना तोहफा पेश करेगा। मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसी लड़की ने इसे घास नहीं डाली। ये बेचारा तो अभी भी सिंगल है। जिस पर केली कह रहा था कि मैं तो एक नेक दिल इंसान हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियाँ मुझे गलत समझती। खैर प्रिंसेस यून यहाँ आई गई है तो फिर मेरा रुकने का कोई फायदा नहीं। इतना कहते साथ ही केली उन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर यून ने एक ही मिनट में केली की सेटिंग बिगाड़ दी। अब उस बंदे को और कुछ दिन सिंगल रहना पड़ेगा। तब तक ज़ाओचेन भी वहाँ पर आ जाता है। वो प्रिंसेस यून को देखते ही कहने लगा कि अरे लिटिल विश तुम यहाँ पर कब आई? जिस पर वो कहती ज़ाओचेन शायद तुम भूल गए, मैं तो यहाँ की प्रिंसेस हूँ और वैसे भी हमारे पैलेस में इतना बड़ा ट्रेजर इमर्ज होगा तो मेरा यहाँ मौजूद होना जरूरी है। और उसी वक्त तो ज़ाओचेन के पास हावी बो को देख लेती है। इसलिए वो कहती ज़ाओचेन शायद तुमने एक बार फिर से चोरी की है, चलो जल्दी से वो बो मेरे हवाले कर दो। तो ज़ाओचेन उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे धमकाने लगा कि खबरदार जो इस चोरी के बारे में तुमने किसी और को बताया वरना फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इन दोनों की ये नोकझोंक देखकर वांग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब रात के समय ज़ाओचेन और ओल्ड मॉन्स्टर आसमान को देख रहे थे क्योंकि फुल मून की रात ही वो ट्रेजर अपीयर होगा कि तभी पिंगयांग सिटी में कोई पहुंच गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।